अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। आज का दिन हमने सोचा कि कुछ ऐसे लोगों से मिला जाए जो ईद की रौनक को चार चांद लगा देते हैं, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि ये उन शख्सियात में शामिल हैं जो कि अगर ईद के दिन आपके साथ हों या आप कुछ वक्त के लिए उनकी गुफ्तगू सुन लें तो आपकी ईद का मज़ा दोबाला हो जाता है। बड़े अरसे से हम इनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन बिला आखिर आज हमें कामयाबी मिली है कि इन्होंने हमें थोड़ा सा वक्त दिया और हमारे चैनल को वक्त दिया। और सबसे बढ़कर ये कि सियासत में ही नहीं बल्कि हमारे पूरे माशरे में, हमारे मुल्क में चंद ऐसी शख्सियात में शामिल हैं जो कि किसी भी महफिल में बैठे तो उस महफिल की जान बन जाते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं और बड़े अरसे के बाद मौजूद हैं। शेख साहब, पहले तो आपको बहुत ईद मुबारक हो और आपकी बड़ी नवाजिश कि आपने हमें ईद के दिन मौका दिया। आपको भी, आपके अमले को भी, हम्म, आपके मालकान को भी, आपकी सारी टीम को, सारे आलम इस्लाम को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी ईद मुबारक। अच्छा शेख साहब, ये बताएं पहले तो कि ईद, आप जब भी कभी गुफ्तगू होती है आप हमेशा ईद पे कुर्बानी का जिक्र जरूर करते हैं, तो ये तो एक्चुअली ईद कुर्बानी वाली है। तो ये बताएं कि कोई खास निस्बत है आपको कुर्बानी वाली ईद से? कुर्बानी मैं सियासी तौर पर देख रहा हूँ। अब फिर पहले मैंने कहा था कि ईद से पहले कुर्बानी होगी, अब मैं कह रहा हूँ ईद के बाद होगी। अगस्त तक कुर्बानी सियासी हो जाएगी, अच्छा। जिसकी भी होनी है। अच्छा अच्छा। और कुर्बानी खून बहता है, इससे अल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए लोग कुर्बानी देते हैं। और कोई वजह नहीं इतनी कि मैं 2 ऊँट देता हूँ और बाकी मेरी बिरादरी के लोग बाँट लेते हैं आपस में, ख़ानदान के कोई दुम्बे देता है, कोई बैल देता है। तो बाकी तो ईद कुर्बानी का का ही नाम है। कुर्बानी का ही नाम कुर्बानी का ही नाम है। है। और बजट ने कुर्बानी कर दी है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अवाम की, वो तो कुर्बानी अवाम की हुई है। 38 खरब रुपीस का इजाफी बजट लगा के और लेवी की 60 रुपए से 80 रुपए कीमत ले जाके और सेल्स टैक्स 15 से 18 ले जाके हुकूमत ने तो खाल उतार ली है। अब रह गई कुर्बानी, वो आज हम कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए ना, अब जितना भी बजट है उसमें से आधा पैसा तो सूद में ही जा रहा है, आपकी कर्जों की किस्तों में ही जा रहा है, तो फिर उनके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता। लेकिन ये तोहफा भी तो औरंगजेब साहब की शक्ल में हमें मिला है ना, अब इस पे हम क्या कह सकते हैं? देखें, हालात को देखना चाहिए। हालात इतने ख़राब हैं कि कब्रिस्तानों में जनाजा पे लोग जाते डरते हैं। और 2 जनाजे मेरे शहर में लूट लिए हैं डाकुओं ने। आते हैं 3 मोटरसाइकिलों पे 6 बंदे, सबको कहते हैं यहाँ रख दो। मेरे शहर में फजर की नमाज जो रावलपिंडी में। रावलपिंडी शहर है, रावलपिंडी शहर की सिचुएशन को समझें। इस तरफ GHQ है और इस तरफ सारा फॉरेन ऑफिस, फॉरेन एम्बेसीज है। ठीक। और फजर की नमाज लोग घरों में पढ़ रहे हैं, मस्जिद नहीं जाते डर के मारे। निहारी वाले ने भी 2 बंदूकें रखी हुई हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर रहे हालात को। लेकिन आपको नहीं लगता शेख साहब कि अब हालात बदले हैं, टीम की तब्दीली है, फिर वही बात है कि सियासी सवाल नहीं करूंगी आपसे, आज ईद का दिन है, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा थी ना। हमने कहाँ से उठा के एक सीएम को हमने वजीर दाखिला लगा दिया और फिर उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि वो भी अच्छा परफॉर्म ना कर सके। सर जी, ये तीसरा बजट है शहबाज शरीफ का। हम्म। इसने तो सत्यानाश ही कर दिया है। हम्म। और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ लोग बेचारे किस्तों में प्लाटों शलाटों के अपार्टमेंट वगैरह बुकिंग हम्म। शुकिंग करते थे, वो भी काम सारा ख़त्म हो गया है। कोई पिछली दफ़ा भी छोटी ईद भी बड़ी बुरी गुजरी, क्योंकि यहाँ जहाँ हम बैठे हैं हमारे नज़दीक मोती बाज़ार है, चाइना मार्केट है, सारे हम्म। मेन बाज़ार हैं। इस दफ़ा तो गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है गोडाउन का, उन्होंने ताला ही नहीं खोला, गाहक ही नहीं आया। हम्म। हम्म। सो बड़े हालात अजीब व गरीब हैं। ऊपर तक समझ आनी चाहिए कि गरीब जिंदा मर रहा है। और ईद पे कहना तो नहीं चाहिए कब्र ही मुफ्त कर दो, 50,000 की कब्र है अब तो कईयों लोग के कह रहे पास। हैं कि हवा के ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए। इसीलिए आजकल पिंडी इस्लामाबाद में हवा बिल्कुल बंद है, हब्स का माहौल है। अच्छा ये बताएं, आपने अगस्त का हवाला दिया है, तो अगस्त के बाद आपको लगता है कि मौसम कुछ बेहतर होगा? बेहतरी की तरफ जाएगा या ये साल बहुत सेंसिटिव है अगस्त तक में। तो अब इन्होंने मुज़ाकरात की भी बातें की हैं। लेट हो गए हैं काफ़ी, ट्रेन छूट गया। वो कहते हैं ना, एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर्स। आप तो वजीर रेलवे रहे तो वो हैं। छूट गई है ट्रेन। हम्म। और अब देखें, ट्रंप का इलेक्शन है 5 नवंबर तक, उसका दामाद शामाद खान साहब के बड़े दोस्त हैं, वो कोई रोल अदा कर सकते हैं या नहीं। और हमारे हालात तो जी बहुत ख़राब हो गए हैं।
हमारे से मुराद आपकी सियासतदानों के। सियासतदान तो जो बड़ा सियासतदान था वो तो मफरूर रहा, हम्म सवाए जो पकड़े गए 2 3 4 हम जैसे वैसे ही हम्म बेवकूफ़, और चिल्ले काटने पे लगे रहे। चिल्ला वो काटा 40 दिन का। हम्म लेकिन जनरली जो है, मुझे कहना नहीं चाहिए, ईद के रोज़ अगर फीस के दिन से भी लोग घबराए हुए हैं, बच्चों की फीस से, बिजली के बिल से भी, हम्म और बहुत सारी चीज़ों से, घर के किराए से भी। और बाज़ दामाद बड़े चालाक हैं, उन्होंने घर वालों को ईद के दिनों में हमारी तरफ भेज दिया है कि ससुराल चले जाओ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शेख साहब, फिर सियासत से आपने क्या किया है? मतलब कुछ वक्त के लिए किनारा कशी की है। आपको लोग जितना मिस करते हैं, मेरा ख्याल है किसी सेलिब्रिटी, किसी हीरो हीरोइन को मिस नहीं करते। तो क्या वजह है कि आप बड़े मेरे पास खामोश खामोश हैं? कुछ मैं 30 अगस्त तक इंतज़ार करूँगा। खामोश रहेंगे। हाँ, और उसके सिर्फ बाद? ईद शो करूँगा, यही जो बस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ। नहीं, उसके बाद, ईद के बाद भी ईद आप? के बाद तक हम्म हालात देखें, इस वक्त मेरे पर आज एक केस में मैं बरी हुआ, 19 केस हैं। हम्म जिन लोगों ने मेरी जमानत दी उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया। हम्म तो अगर खुदा ना खास्ता उन दिनों में 20वां केस हो जाता तो फिर मेरे पास जमानती भी कोई नहीं था। गाड़ियां उन्होंने वापस कर दी हैं। हम्म हम्म सो काफ़ी अब नहीं कहना चाहिए क्योंकि बुज़दिल सा इंसान नज़र आता है। और मैं जुलाई का आखिर और अगस्त का महीना सियासी तौर पे काफ़ी गर्म देखता हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन आपको लगता है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब का एक माहौल बना है, कहते हैं कि बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और लोगों के भी पसंदीदा हैं, इदारों के भी पसंदीदा हैं। नवाज शरीफ साहब को तो पीछे छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन ये जो 5 साल का विजन लेके आए हैं, ये भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? मुझे तो नहीं आ रहा। मेरा हम्म चापलूसी करना, नवाज शरीफ ठीक है, वो हम्म आप कह रही हैं कि उसके रास्ते महदूद हैं, लेकिन उसने अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर बनवाया है। हाँ, अपनी और कुर्बानी देके। है अपनी कुर्बानी देके। कुर्बानी तो क्या देनी थी, मेरा मतलब 50 रुपए के स्टाम्प पे गए थे और हम्म अंगूठा लगाया एयरपोर्ट पे, उसे हम्म बायोमेट्रिक क्या कहते हैं, हम्म कि असल कुर्बानी दी है जी पीटीआई के वर्कर ने भी, 12,000 ने, और जिसका कायद कोई ने भी। वाली वारस नहीं। लीडर तो भागे रहे, जो ज्यादा चालाक थे वो वक्त जब हुकूमत टूटी मुल्क से बाहर भाग गए, या पार्टी छोड़ गए। या पार्टी हम्म एक एक दो दो दिन में छोड़ गए जी। बिल्कुल। अगर हम जब गए 40 दिन के चिल्ले पे, तो वहाँ जो साहब अफसर बहुत बड़े बैठे हुए थे, हम्म उन्होंने कहा इस पे दस्तखत कर दो तो इसी गाड़ी पे वापस चले जाओ। वो हम्म जो हमने पढ़ा तो मैंने कहा खुदा का वास्ता है, उम्र के इस हिस्से में मुंह काला कराएंगे हमारा बाहर। मैंने बिल्कुल। कहा हमें जहाँ डाल दें कमरे में आप। और इसी वजह से आप जेल भी गए। मुझे तो जेल में तो ये 3 तो मौज है ना, यहाँ तो मैं तड़का लगी दाल को बड़ा पसंद करता हूँ। हम्म ताज़ा तंदूरी रोटी पराठा खाता हूँ सुबह, अच्छा। है जी, हम्म और अपनी मर्जी के खाने बनाता हूँ। हम्म वो जो ले गए थे मेरे दोस्त थे, जो इस्लामी दोस्त जो थे, हम्म वो 40 दिन काफ़ी मुश्किल थे। मुश्किल थे, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बेइज्जती नहीं की। मुझे मैट्रेस भी दिया, मुझे 2 हम्म तकिए भी दिए, हम्म मसल्ला भी दिया, कुरान शरीफ भी दिया। हम्म सो मुझे जिस्मानी तौर पर या एहतराम के लिहाज से उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम्म मैं उनका मशकूर हूँ। लेकिन आपको लगता है कि अगस्त के बाद शायद आप इस पोजीशन में अगस्त के होंगे? अंदर अंदर ही हो जाएगा, बात को छोड़े। नहीं तो फिर मुल्क के लिए अच्छा होगा या मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा, ये तो वाज़ेह हो मैं जाए। कुछ नहीं कह सकता, अभी हाँ। 2 3 फैसले होने बाकी हैं। मौलाना हम्म फजलुर रहमान किस तरफ जाते हैं। अच्छा, वो खुद कंफ्यूज नहीं नजर आते आपको मौलाना साहब भी? शहबाज शरीफ साहब को मौलाना भी बड़ा मिलने जाते होशियार हैं। है। हाँ। मैंने मुफ्ती महमूद साहब दारुल उलूम तालीमुल कुरान में आया करते थे, खत्म हम्म नबूवत में उनके साथ बड़ा काम किया है, आईजीआई में किया है। हम्म मौलाना इन सब से होशियार आदमी है, अच्छा, किस तरह? हर तरीके से। हम्म टाइम को कि देयर इज ए फेस बिहाइंड ए केस, वो एक हम्म ऐसा चेहरा है इस केस के पीछे कि हम्म उसकी कैलकुलेशन जो होती है ना, क्योंकि हम्म अभी उसने फैसला करना, अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ चला जाता है हाँ। तो फिर काम उलट हो जाता है, सब हुकूमत के लिए उलट हो उलट जाएगा। हो जाएगा। सही। और अगर पीपल्स पार्टी वोट देने वाले दिन हम्म क्योंकि ये तो सारी पार्टियां एक आदमी की पार्टियां हैं, हाँ। मैं फिर दोहराता हूँ, 2 दफा दोहराऊंगा, हम्म सारी पार्टियां पाकिस्तानी में एक आदमी की पार्टियां, सारी पार्टियां। अगर इमरान खान को परे कर दो तो ये पार्टी कुछ नहीं है, हम्म अपने आसफ जरदारी को परे कर दो तो पीपल्स हम्म पार्टी कुछ नहीं है, हम्म फजलुर रहमान को परे कर दो तो हम्म आप नाम लें। बिल्कुल ठीक। इसलिए ये वन मैन पार्टीज है, वन मैन डिसीजन है, वन मैन लाइक एंड डिसलाइक है।
सो अगर एक आदमी को नुकसान पहुंच जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जाता नहीं, तो आपको लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब अभी पिक एंड चूज करेंगे वैसे बज़ाहिर? क्योंकि देखिए चॉइस तो दोनों तरफ बड़ी तगड़ी है ना, एक तरफ हुकूमत कह रही है आप हमारे साथ आ जाएं, एक तरफ पीटीआई कह रही है आप लीड करें, और ये भी क्रेडिट है जेयूआईफे का कि उनकी एहतजाजी तहरीक बड़ी जबरदस्त होती है। है। देखें ना, अफगान बॉर्डर पर जितने मदरसे हैं, हम्म। अगर आपने अफगान बॉर्डर पर जो हमने तार लगाई है, हाँ, बिल्कुल। वो सारे इनके मदरसों में से गुजरती है। ऐसे ही है। वो सारे देवबंदियों के मदरसे हाँ, हैं। बिल्कुल ठीक। और मुझे तो फजल रहमान कोई पीटीआई की तरफ ज्यादा नजर आता है झुकाव क्योंकि उनका। उसका अब कोई इतनी जल्दी तो इलेक्शन नहीं होने जा रहे ना, अभी तो रिहाइयाँ हैं, मुकदमे हैं, मुमकिन है दोबारा गिरफ्तारियां हो जाएं। दुरुस्त कह रहे हैं। तो आपके ख्याल में मियाँ साहब के साथ क्या हो रहा है? लंदन से उनको बुलाया, प्लेट में रख के उनको देने लगे थे, एन मौके के ऊपर बाज़ाहिर ये लगा कि उनके साथ गेम हो गया। मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ, मेरा ख्याल है इनके प्लान में नहीं था। हम्म। और नवाज शरीफ किसी वक्त भी मेरा मतलब गैरत खा सकता है, वो शहबाज शरीफ नहीं है। नहीं, तो उनको पता नहीं था आपके ख्याल में? वो इतने सादे हैं कि वो लंदन से यहाँ तक आ गए और उनको पता नहीं था कि मुझे तो कुर्सी मिलनी नहीं है? मैंने तो 2 साल से कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ वजीर आजम होगा, आप सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। पिछले टेन्योर में भी इनके कहा था आपने। मैंने पिछले टेन्योर में कहा, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, अब मेरा मजाक उड़ाया कि ये पामिस्ट बन गया है, पेशन गोइयां करता। कोई पामिस्ट नहीं हूँ भाई, उससे अंदर से उनको पता है कि उसका कोई पता नहीं। उस चौक कह के मैं जा रहा हूँ लाहौर तो चला जाए पेशावर। सही। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन अब आपको लगता है कि मियाँ साहब सिर्फ अब मरियम साहिबा के लिए अपने पॉलिटिकल स्टेक्स दांव पे लगा चुके हैं? बज़ाहिर आखिरी देखिए, मोहरा बज़ाहिर तो उनके ये पास सारी वही है। एलीट क्लास ओवर हम्म। 70 है। हम्म। नहीं, जितने ओवर पाक 70 तो खान साहब भी हैं, लेकिन वो तो कहीं से पीछे नहीं हटते वो तो नजर आ जरा रहे। एक्सरसाइज वगैरह उसने हम्म। अंदर मशीन शीने सुना है रखी हुई हैं, हाँ। एक्सरसाइज वगैरह करता है। ये तो नहीं एक्सरसाइज करने वाले, ये तो मेरी तरह पाए खा के सो जाने वाले ठीक। है जी। हम्म। तो ये तो मेरी तरह सुबह सुबह 2 पराठे लगा के और पाए खा के सोने वाले हैं। सही। सो वो तो फिटनेस उसका सब्जेक्ट है, वो तो अपने आप को फिट रखता है। लेकिन अल्टीमेटली अवाम मर गई है जी। इस कदर मर गई है कि मैं जो 6 7 8 घंटे लाल हवेली में बैठता था, सिर्फ 2 घंटे बैठ सकता हूँ। ये आज का ईद का दिन को तो सारा शाम मगरब तक बैठूंगा, क्योंकि मुझसे अपने मोहल्ले में ये सब कुछ होता नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं ऐसे फील कर रहा हूँ कि मेरा बुढ़ापा जो है वो फेल हो गया, कि क्योंकि बड़े बड़े शुरफा के बच्चे चोरियों में पकड़े जा रहे हैं। मौत का किसी को डर नहीं है जी, और मौत की दावत है मोबाइल फ़ोन। खुदा के वास्ते ईद के आपके शो में कहता हूँ, कोई मोबाइल फ़ोन मांगे तो इसको दे दिया करो, क्योंकि लोग तो सीधे हर एक के पास पिस्तौल है जी। अब तो 9mm हर एक के पास 2 मिनट नहीं लगते और बंदा फारिग, और मारते हुए डरता कोई नहीं जी। नहीं, लेकिन शेख साहब मुल्क की आबादी का कोई आदमी पुलिस पे रिपोर्ट ही नहीं करना चाहता। पुलिस की इतनी बुरी रेपुटेशन है कि कोई महल्ले में मकान किराए का पुलिस वाले को नहीं देता। इतना पुलिस का जवाल आ गया है, क्योंकि जो कुछ इन्होंने लोगों के घरों में किया। और केसेस देखें, बेनज़ीर ने मुझ पे एक केस किया जी, 10 दिन बाद मुझे 7 साल कैद हो गई, जान छुट गई, मैं कैद भी काट के आ गया। 2 साल हो गए हैं जी, तारीखें ही भुगत रहे हैं। अगर यहाँ सजा हुई होती तो 2 साल कैद काटी होती इस वक्त तक, बिल्कुल ऐसे ही है जी। याहिया खान ने कोर्ट मार्शल मेरा 1 साल कैद और 20 कोड़े माफ करा दिए, जहुरुल्लाह और ख्वाजा सफदर और एयर मार्शल नूर खान ने। साल का पता ही नहीं लगा, 10 महीने बाद राही हो गई। अब ये इस बड़ी जिल्लत है, सुबह जाके बैठो अदालतों में, 500 आदमी है जी इस गर्मी में, कोर्ट अदालतें छोटी पड़ गई हैं। तो आपको नहीं लगता कि वैसे खान साहब एक उम्मीद की किरण तो उन लोगों के लिए बने थे जो उनको अभी भी फॉलो करते हैं और बड़ा ब्लाइंड फॉलो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी तरफ से भी अब मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि क्या उन्होंने अवाम की खातिर अपने आप को एक स्टेप पीछे किया है? देखो जी, मुद्दा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से कहा गया है हमें रास्ता ये मिला है। हम्म। लेकिन अब क्या हुकूमत हुकूमत ने तो पहले ही ना कर दी है, हम तो करना ही नहीं चाहते, हालांकि उससे 4 दिन पहले तक वो ये कहते रहे कि हमने मुज़ाकरात के लिए तो तो कई दफा कहा है। उसने ये बहुत अच्छा तुरप का पत्ता खेला है कि जी हम, लेकिन सवाल ये है कि उस पार्टी में भी इमरान खान के अलावा कोई बंदा नहीं है। नहीं, कुछ उनके अपने भी लोग हैं जो कुछ जड़ें काटने वाले हैं, पीटीआई में सुना हर ही है। जगह होते हैं, क्या फर्क पड़ता है। वोट लोगों ने उसको दिए हैं और डट के दिए हैं,
लेकिन उसके लिए लोग निकले नहीं जिस तरह निकलना चाहिए था। लेकिन लेकिन वोट अगर के मैं जरिए तो अगर उन्होंने अपना होता एहतजाज करवाया तो ना मुझे रिकॉर्ड। थोड़ा इस्तेजाज जरूर है जी। टीवी देखे, हम्म जितनी टीवी की दुकानें थी मरी रोड पे वो बंद हो गई हैं, एसी और फ्रिजों की दुकानें बन गई हैं वो, क्योंकि लोग टीवी देख ही नहीं रहे और इस पे आ गए ये टेलीफोन के सोशल मीडिया पे, और उसमें जो जहान का गंद बलाया सुना। मैं तो इसलिए टेलीफोन ही नहीं रखता, तो इसलिए मेरी जान महफूज है, मुझसे कोई टेलीफोन नहीं मांगेगा, मोबाइल फोन। बिल्कुल सही। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद शेख साहब से कुछ मजीद भी सियासत का अहवाल जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बड़े अरसे के बाद शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ ईद के दिन मौजूद हैं, इनसे कुछ मजीद भी बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी मरतबा पीटीआई की हुकूमत आई है। मतलब देखिए, वो सूबा ऐसा है जो मेरा नहीं ख्याल कि किसी जमात को दूसरी दफ़ा मौका देता है, तो कुछ जी ना जी, कुछ तो डिलीवर किया होगा उन्होंने, जो बार बार देखें उनको जी, लोग मैंने चुनते हैं। बादशाह खान के साथ जहुरलाई मुझे भेजता था शोरश के हम्म घर, और इसका असफंद के वालिद का क्या नाम था, वली खान, वो और किस्म की सियासत के लोग थे। आज जो सियासत चली गई है जी, वो मार धाड़ की सियासत है। अभी एक एमएनए वहां बना, उसके भाई को शहीद कर दिया गया था, ऐसा ही है जी। सो वो पीटीआई के थे। उसकी सीट जो है शहादत की मरहून मिन्नत है। हम्म और नफरत इतनी फैल रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन शेख साहब, ये जो नफरत की सियासत है, इसका निशाना इदारे ये भी सिर्फ बन रहे एंकर हैं। कहते हैं, अदारे इसलिए बन रहे हैं हाँ, कि नहीं ये इसी पे हुकूमत सबसे अपने ज्यादा जुम्मे नहीं उनको ले रही मसला कोई है। काम। इस हुकूमत की ये रेपुटेशन है, जो काम ये खुद भी करती है ना, लोग कहते हैं वो करवा रहे हैं। नहीं, लेकिन अब ये परसेप्शन आपको, माजी में आप तो सारे अदवार देख चुके हैं सियासत के। मैंने द्वार देखे हैं, अयूब खान के किले में भी चाय जो है उसके साथ केक रस देते थे। गलत बात नहीं, अयूब खान ने मेरी बड़ी बेइज्जती की 6 नवंबर 1968 को कि निकल जाओ बाहर, दफा हो जाओ। लेकिन किसी बंदे ने जेल के अंदर या किसी अदारे ने, जो भी अदारे हैं, अदारे आप समझती हैं मेरा मतलब क्या है, जी जी बिल्कुल, किसी को उंगली भी नहीं लगाई, बल्कि जाते थे तो कावा देते थे। यानी अगर वो उनसे एक सवाल और जवाब लिखने आते थे सही। तो उनको कावा भी दिया जाता था साथ। आपके साथ तो ऐसा नहीं नहीं, किया मेरे है। साथ नहीं। अल्लाह को जी। जान देनी है, मैं वो नहीं हूँ कोई बड़ा मार। मुझे मैट्रेस भी दिया, 8 दिन बाद चादर भी बदलते थे, चाय भी दी, दाल मसर वाली, और हफ्ते में एक दिन मुर्गी का सालन भी दिया। ठीक दिया मेरे साथ। लेकिन आप वो नहीं मान सके जो मनवाना वो चाहते थे। तो 40 दिन वैसे ही, वरना तो मैं 4 मिनट का केस था। बिल्कुल 4 मिनट की मारते हैं। अच्छा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन शेख साहब, अब वैसे अब आप बज़ाहिर तो आपकी बातों से लगता है कि कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्या पता कोई ऐसी तब्दीली आ जाए कि इदारों का भी जहन बदल जाए। देखिए, जो हेट्रेड उनके हवाले से सोशल मीडिया पर अब फैल रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ बैरियर तो लगाना पड़ेगा। आपको याद होगा माजी में जब एक दफ़ा डाउनफॉल आया था इदारों पर तनकीद का, राहील शरीफ साहब ने बड़ा वापस रिवाइव किया था फौज की रेपुटेशन को। राहिल बड़ा अच्छा इंसान था, मेरे उसे देखें, अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं। डीजीआई थे, इनका नाम इसके हुमायूं अख्तर, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल, वो 8-10 दिन बाद गाड़ी स्टार्ट करके खुद ही एज ए डीजीआई लाल हवेली आ जाते थे। मैंने कहता था सर ये आप ना किया करें। ना किया करें, आप सही। लेफ्टिनेंट जनरल हैं, मुझे बताएं पहले ये फलां। मैं किसी आर्मी चीफ के घर, मुशर्रफ के घर बगैर बताया जाता था। तो फिर इसका मतलब ये है कि सियासी तौर पर तो हमारी ये जमातों का अब कोई मकसद नहीं रहा ना शेख साहब। देखें, मैंने पार्लियामेंट भी आपसे एक अर्ज मजाक किया बन है, गया है। एक आदमी की पार्टी है, एक बंदा ठुस तो पार्टी ठुस। बिल्कुल ठीक। इमरान खान ठुस तो पीटीआई ठुस, जरदारी ठुस तो पीपल्स पार्टी ठुस, शहबाज नवाज ठुस तो नून पार्टी लीग खत्म। ठुस, फजलुर रहमान ठुस तो जेयूआई ठुस। इन्होंने नीचे कोई ऐसा सेटअप सिस्टम नहीं। नहीं छोड़ा। तो फिर मरियम और बिलावल साहब से भी कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए ना, दो सूबे तो और यही बज़ाहिर। होता जी उनका, मेरा मतलब है चीफ मिनिस्टर ही ख्वाब होता है ना, वहां पर तो पहुंच गए। नहीं, उनको तो टारगेट उनका वजारत उज़्मा तक लेके जाना है। मतलब जरदारी साहब की तो कोशिश थी कि पीपल्स पार्टी आए, मरियम साहिबा को अभी नहीं तो अगले देखें, इलेक्शन आज में। भी पीपल्स पार्टी अगर इस बजट में 4 दिन के बाद वोट ना दे तो मकबूल हो जाएगी। जब बेनज़ीर शहीद हुई तो मैं ग्वाल मंडी में था, और बेनज़ीर शहीद हुई लियाकत बाग के चौक में। हमारे तो दफ्तर शफ्तर जला दिए लोगों ने सारे।
लेकिन बेनज़ीर की शहादत ने सारा रेलवे का निज़ाम तबाह कर दिया, पटड़ियाँ लोग, पार्टी ने एक नया जन्म लिया। अब जो सूरत हाल है कि आम आदमी जो है वो इन सियासतदानों से ज़्यादा समझदार है, अवेयरनेस भी ज्यादा है। आम आदमी जो है, मैं आज ब्लू सूट पहन के आया हूँ, मुझे हवेली से लोग कहते हैं जी आज केड़े चैनल पे जाना है, यानी मेरे कपड़ों को देखकर वो अंदाजा कर रहे हैं कि रेडी वाला अंदाजा कर रहा है कि आज केड़े चैनल पे जाना है। ये है अवेयरनेस। यानी इस अवाम को आप बेवकूफ अब नहीं बन सकती, अब सियासतदान बेवकूफ बनेंगे। नहीं फिर इवेंचुअली, लेकिन फिर क्या करेंगे? ये तो 3 पार्टियों के बाद तो फिर कोई पार्टी नहीं है पाकिस्तान में। फिर आपको पता है क्या होता है? नहीं, अभी भी हमारे पास गुंजाइश है उसकी होने की। गुंजाइश पैदा हो जाती है जी। जब ज़ियाउल हक आया तो लोग कहते थे कोई गुंजाइश नहीं है। जब ज़ियाउल हक आया, एक और बात कहता हूँ, नवाज शरीफ साहब स्पीच लिखा रहे थे जहाज में दुबई के ऊपर, वो गए साथ, नज़ीर नाजी साहब हमारे भाई हैं, वो लिख रहे थे, उनका बेटा साथ था। तो उनका भी ख्याल था कि हालात इतने ख़राब हैं कि मुशर्रफ के लिए कोई रास्ता नहीं है। और जब असगर खान मिल के आया ज़ियाउल हक के साथ तो असगर खान ने मुझे कहा टूवर्ड्स मक्का ही सेड देयर विल बी इलेक्शन। मैंने कहा सर, मेरे महल्ले के शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब थे, उन्होंने कहा रशीद गाड़ी है। मैंने कहा सर है, कहता एकदम लेके आओ। वो गाड़ी लेके मैं मुशर्रफ के घर गया, मैं बाहर था, वो अंदर गए, 15 मिनट 20 मिनट उन्होंने बात की, बाहर आए। मैं उनसे कहने वाला था इलेक्शन कैंपेन के लिए, हम इलेक्शन कैंपेन में थे, असगर खान पूरी तैयारी में था, शेखुल कुरान मिलकर आए, उन्होंने मुझे कहा कि शेख रशीद एक कुर्सी थे मर्सी। बड़ी बात है, आपने चले माजी की बात याद दिलाई। लेकिन शेख साहब, अब आइंदा आने वाले वक्त में आपको लगता है, वैसे आप, फिर मैं वही बात कहूँगी कि सियासी जमातें तो गलतियाँ कर रही हैं, लेकिन कोई एक लम्हा तो, कोई एक पॉइंट तो ऐसा होगा कि ये अब कहेंगी कि अब तो हमें किसी ना किसी तरह इकट्ठा होना चाहिए। देखिए, भारत में दूसरे मुल्कों में किसी न किसी पॉइंट के ऊपर तो आके सियासी जमातों को बैठना पड़ा, हमारी जमातें क्यों नहीं बैठती? हमारा सियासतदान टीवी नहीं देख रहा ना, वरना एंकर तो रोज कहते हैं कि मुज़ाकरात करो, बातचीत करो। और इसको शबाज को नहीं कहता कि भाई माफ कर या फलां कर, मेरी डायरेक्शन ठीक है कि देयर इज ए फेस बिहाइंड ए केस। जो फेस है मैं उसको कह रहा हूं कि इनको माफी दी जाए। इनकी क्या औकात है, ये कल किसी और के साथ होंगे। मेरा मतलब है, इसने जुनेजो के साथ जो किया नवाज शरीफ ने, उस वक्त अमेरिकन एम्बेसडर जो था वो लाल हवेली में बैठा हुआ था। बाद में मेरा झगड़ा हुआ जब कश्मीर इशू हुआ तो उन्होंने, तो मैंने देखा कि ज़ियाउल हक की बगल में फ़ाइल थी, तो अमेरिकन मुझसे एम्बेसडर मुझे कहती है कि ये क्या मसला है। मैंने कहा इट्स वेरी डेंजरस, फाइल शुड बी इन प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैंड एंड देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। वही हुआ, उसने आते सारी धैं पटास कर दी और एक आर्जी हुकूमत बन गई। और हुकूमत बने तो शरीफ बरादरान को तो राल टपक जाती है इनकी। इस मरतबा भी यही हुआ है आपके ख्याल में? अच्छा, मुझे बस आखिरी चंद मिनट है प्रोग्राम के, लेकिन ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी पे आपने अभी तक बात उस तरह नहीं की खुल के कि आखिर पीपल्स पार्टी करना क्या चाह रही है। ये तो आपने कह दिया कि अगर ये स्टैंड कर लें बजट के ऊपर अपनी नाराजगी पे तो ये इनके लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन करेंगे क्या? आसिफ जरदारी वो कहेगा, वही करेगा जो कहा जाएगा। बिलावल साहब जो इख्तिलाफ करते हैं पार्लियामेंट में, अक्सर अपने वालिद पे भी तनकीद कर देते हैं, वैसे ऐसी कंपनी की मशहूरी के लिए उनका कौन पूछता है वहाँ। मेरा मतलब है जरदारी ने सारे वडेरों को अपनी जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बनाया हुआ है। बिलावल के कहने में कौन है जी। आगे मेरे पे केस चल रहा है, मैंने गलती से बिलो रानी कह दिया और उसका अभी फैसला जहांगीरी की अदालत में महफूज है और एक केस 27 को लगा। सिर्फ इतनी सी बात की है कि बिलो रानी, और वो फिर ना केस बन जाए आपके ऊपर। नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि केस की FIR ये है, चमको पता नहीं थाना कौन सा है, तो इसलिए मैंने साइड पर ही हो गया हूँ, प्रोग्राम ही नहीं कर रहा। ईद तक करूंगा आज तक बस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद शेख साहब से जानेंगे पाकिस्तानी सियासत का कुछ अंदरूनी अहवाल।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आखिरी चंद सवाल। आप शेख साहब अगर क्रिकेट देख सके हो, चलिए सियासत पे तो हमने बात कर ली, ईद की मुनासबत से क्रिकेट के साथ लोगों की बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है। ये फरमाएगा कि जो जो पिछले कुछ दिनों में हमने मैचेस देखे, अगर आपकी नज़र से गुजरे हों, तो नजम सेठी साहब से लेके मोहसिन नकवी साहब तक का सफ़र, कोई सबक नहीं सीखा हमने क्रिकेट में? मैं जिस दिन मियाँ दाद ने छक्का मारा ना जी, ग्राउंड में था, मैंने तलवार निकाली दुबई में। उसने छक्का मारा, मैंने वहाँ एक फोटोग्राफर होता था दुबई का ऑफिशियल, तो मैं वो उसने मुझे तलवार दी कि शेख रशीद लहरा, मैंने तलवार लहराई, अच्छा नहीं समझा गया। श्रीनगर में 12 नौजवान खुशी का जश्न मनाते हुए शहीद हो गए कि इंडिया को दुबई में मियाँ दाद की आखिरी बाल के छक्के ने शिकस्त दे दी। हमारा फाइनल तो ख़त्म हो गया, हमारा तो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या बांग्लादेश श्रीलंका से मैच कौन जुआ खेलने के लिए लोग करते हैं। सही। लेकिन अब कई दफ़ा लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भी बताएं कौन जीतेगा, मैंने कहा कितने पैसे लगाने हैं तुम्हें। बिल्कुल सही। सो मुंबई में जब मैच जीता पाकिस्तान, में था वहाँ, मैं गया भी स्टेज पे। असल मसला ये है जी कि क्रिकेट में ऐसी सियासती गंद हो गया जैसा हमारा पाकिस्तान में हो गया। सहाफत नहीं आनी चाहिए थी क्रिकेट में। सहाफत नहीं आई, सियासत आई है। सियासत सहाफत तो बड़ा पाकीज़ा शोबा है। हमीद नज़ामी, मजीद नज़ामी, सोहरवर्दी और जेड, एक अयूब खान के आखिरी दिनों में लिखा था आर्टिकल, सुलैरी साहब ने, दी बबल्स है जी, वो इतना हिट हुआ कि लोगों ने उसका तर्जमा करके, उस वक्त ये नहीं था टेलीफोन के 1 सेकंड में सबको मिल जाए, आर का पार हो जाता है, मेरी गर्दन किसी के साथ लगा देते हैं, किसी के साथ लगा देते हैं। सो क्रिकेट में सियासत आई है और मौजूदा लोगों ने भी सियासत डाली है इसमें। नजम सेठी ठीक कर रहा था, ठीक चला रहा था, आप कहेंगे गलत चला रहा था। मेरे हिसाब से तो जिसको क्रिकेट की समझ हो उसको लगानी चाहिए। मैं गुल्ली डंडे वाला अगर क्रिकेट में चला जाऊंगा तो क्या करूंगा जी। बिल्कुल सही। और मुझे इतना ही काम करना चाहिए जितनी मैं काम कर सकता हूँ। मुझे अपनी कैपेसिटी से बाहर नहीं जाना चाहिए कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं हर फन मौला हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। और मैं एक दफ़ा टीवी एंकर बनने लगा था और बहुत बड़े पैसे थे और बहुत बड़ी ये, तो एक बंदे ने मुझे, मेरे महल्ले में मेरी लाल हवेली के सामने रहता, उसने कहा शेख साहब, शेख रशीद ही रहते चंगा है। बिल्कुल सही है जी, टीवी एंकर मत बने। हाँ, उसने क्या शेख रशीद ही रहते चंगा है, ते इतने हाथ ना फैलाओ। सो ये लोगों ने हाथ फैलाए हुए हैं, कहते हैं ये भी मेरा है, ये भी। एक आदमी ने 2 कबूतर पकड़, वो 2 चकोर को पकड़ लिए, 2 या 3 पकड़ लिए, एक आदमी ने 2 पकड़ लिए या 3 पकड़ लिए, उसने कहा ये मेरा, ये मेरे भाई का, तीसरा जो मुझसे लेगा उसकी ऐसी की तैसी। ये वो साहब है। बिल्कुल एक महकमा मेरे पास है, ये दूसरा मेरा, और ये जो क्रिकेट है ये मुझसे कोई लेगा मैं देखूंगा। मेरा मतलब है लोग तल्लकात से नाजायज फायदे उठाते हैं। मेरी मुशर्रफ से ऐसी दोस्ती थी लाइक फैमिली मेंबर, और मैं सारे उसके सिगार ख़त्म कर गया। ब्लैक चर्चिल मैं ख्वाब में भी देखूँ ना जी, तो कोरोना 2 दफ़ा मुझे हुआ, मैं मरने वाला था, तो उन्होंने कहा तुम्हारी कोई ख्वाहिश, मैंने कहा ख्वाहिश को छोड़ो, एक सिगार पीने दो, अगर मरने का टाइम ही आ गया है तो। सो ये सारे लोग इस काबिल नहीं थे जिस काबिल इनको, और हालात इतनी तेज़ी से आम आदमी की समझ में आने शुरू हुए हैं। लास्ट मैसेज सिर्फ ईद के हवाले से मैं कहूंगी कि इदारों और सियासतदानों को क्या देंगे, अवाम को तो आप बता चुके हैं जो आपने बताना था। अदारों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जितनी नालायकी हुकूमत ये करती है ये अदारों पर डालती है। अदारे हमें जान से अजीज हैं। पाक फौज अजीम है, और पीटीआई के खान साहब भी मुझसे नाराज होते हैं इस जुमले पे। मैं ये समझता हूँ, मैंने दोनों जंगों में फौज के साथ शाना बशाना, मैं नौजवान था, यंग था, दोनों जंगों में हिस्सा लिया एज ए सिविलियन, अपनी गन से लिया। और अदारों से ये कहूँगा कि इनसे जान छुड़ाएं, कोई ऐसा हल निकालें, सबको इकट्ठा करें, इनको इकट्ठा करके कोई ऐसा काम कर दें कि गरीब की हालत जो है वो बेहतर हो जाए। और सियासतदानों को क्या मैसेज देंगे? सियासतदानों ने तो इक्तसादी देखे ना जी, खड्डे में गिर गए हैं, इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा है, इनका इंजन धुआं दे रहा है,
ये सियासतदान जो है ना, इक़्तिदार के भूखों का आखिरी जुमला अल्लाह ने मेरे ज़हन में डाला है, पता नहीं बाबा जी ने डाला है कि ये इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाज़ार है, इसमें गरीब की हमदर्दी के लिए बहुत कम गुंजाइश। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज ईद का दिन और ईद की शाम इनकी मौजूदगी से दुबाला हो गई है। हम सब बड़े महजूज हुए इनकी हकीकत पसंदाना बातों से और उम्मीद करते हैं कि सियासत में उतना ही फ़ाल दोबारा शेख रशीद अहमद साहब को देखेंगे। इसी नोट के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।